इंडेक्स 512 अंक गिरकर 41,288 पर बंद हुआ। एनएसई पर नकद बाजार की मात्रा पिछले सत्र की तुलना में 5.2% कम रही। चौड़े बाजार सूचकांक निफ्टी 50 से भी अधिक गिरे, जबकि एडवांस डिक्लाइन अनुपात तेजी से 0.33:1 पर आ गया। तो दोस्तों, आज तो मार्केट बंद है क्योंकि शनिवार है, लेकिन फिर भी आप सभी को पता है कि जब Q2 के रिजल्ट्स का सीजन शुरू हो जाता है तो बैकएंड में काफी हलचल देखने को मिलती है। इसका जो भी इम्पैक्ट रहेगा वो हमें सोमवार के दिन बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। अब अगर हम Q2 के रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे शेयर बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी के रिजल्ट्स आज सामने आए हैं। मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ वो है HDFC। पहले से ही यह एक बड़ी कंपनी थी और मर्जर के बाद यह और भी बड़ी कंपनी बन गई है। HDFC फंड ने भी यह स्वीकार किया था कि इस मेगा मर्जर के कारण बैंक का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसमें मोमेंटम आना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास है, तो सामान्य तौर पर 5 से 6 साल में इसका डबल होने का अनुमान होता है। लेकिन बैंक इस समय 5 साल में रेगते रेगते 37 से 40 के आसपास ही जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो एक सीख यह है कि 5 से 6 साल में बड़ी कंपनियों का डबल होना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक अनुमान होता है जो लोगों को बताया जाता है। HDFC फंड बैंक निफ्टी को प्रभावित करेगा और बैंक निफ्टी का वेटेज आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में है और फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 1/3 या उससे भी ज्यादा निफ्टी में कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि HDFC फंड के बैंक के नंबर थोड़े अलग लेवल पर होते हैं। ठीक है, और ये मैं आपके सामने जरूर रखूंगी। अगर हम लोग बात करें तो HDFC फंड ने भी बीते समय में बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, पिछले अनुमान में थोड़ा सा ही जंप था, लेकिन अब भी नंबर ये दिखा रहे हैं कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बोला कि बैंक का साइज यहाँ इतना बड़ा हो चुका है कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने के बावजूद भी, बड़े वॉल्यूम क्रिएट होने के बावजूद भी वो मूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी चीजों पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम नंबर्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, HDFC फंड का बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको HDFC फंड के बारे में जानना है, इसमें कैसे NPA का परफॉर्मेंस आएगा या नहीं आएगा, ये सब देखने की बात है। तो अगर आपको बैंक को एनालाइज करना है तो आपको स्टैंड अलोन बेसिस पर ही करना पड़ेगा। देखो, यहाँ नीचे ग्रॉस NPA, नेट NPA, पूरा प्रोविजनिंग से लेकर डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। कल भी मैंने बोला था कि 79% मामलों में स्टैंड कंसोलिडेटेड नंबर को ही देखना होता है, लेकिन कुछ जगहों पर एक्सेप्शंस होते हैं, वहां आपको स्टैंड अलोन के साथ चलना पड़ेगा। फाइन, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ कंपनी के नंबर फटाफट रीड करते हैं। 939 - 9 का सीक्वेंस है। अभी कोई कंपैरिजन की चिंता की बात नहीं है, बिंदास कंपैरिजन कर सकते हो। एक टाइम था जब कंपैरेटर्स वाले नंबर देखने को मिलते थे और वो पुराने नंबर होते थे जिसमें मर्जर नहीं था, तो नंबर बिल्कुल धूमधाम से देखने को मिलते थे। तो अब ऐसा कोई सीन यहाँ नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल इनकम कितनी हो गई भाई? 85,500 करोड़। 3 महीने पहले ये कितनी थी? 83,700 करोड़ और 1 साल पहले 78,400 करोड़। इनकम तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बढ़ रही है। प्रॉफिट बढ़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा संकेत है कि आपका प्रॉफिट यहाँ और बढ़ सकता है। अब अगर हम बात करें आपके टोटल खर्चों की, तो टोटल एक्सपेंडिचर लगभग 67,900 करोड़ है। ये लगभग 59,800 करोड़ था और 55,700 करोड़। अगर इनकम से एक्सपेंस घटा देंगे तो भाई यह तो प्रॉफिट वाली बैंक है। तो कितना हो गया प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट के? आप देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट और प्रोविजन करीब 24,700 करोड़ है। 3 महीने पहले यह 23,884 करोड़ था और 1 साल पहले यह 22,603 करोड़ था। ईयरली अच्छा जंप है, क्वार्टरली भी जंप है, लेकिन थोड़ा ही सही। क्वार्टरली जंप तो है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। आखिरकार ऐसा तो नहीं होगा कि 24,000 करोड़ से सीधा 48,000 करोड़ हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि लार्ज कैप कंपनियां धीरे धीरे ही एवरेज ग्रोथ दिखाती हैं। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में डबल होना संभव है, आप जंप मार सकते हो, लेकिन लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता। लेकिन क्वार्टरली और ईयरली कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा दिखाया है। ठीक है, प्रॉफिट तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था, बैंक में सिर्फ प्रॉफिट देखकर नहीं चलता। हम क्या चेक करते हैं? NPA चेक करते हैं। NPA बोले तो P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा P स्टैंड्स फॉर प्रोविजन।
प्रोविजन का मतलब है कि बैंक शेयर होल्डर्स को बताएगा कि हमारा कितना पैसा अटका हुआ है करंट लेवल पर। आप मान के चलो कि ये वापस नहीं आएगा, तो एक काम करो, जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसमें से पैसा हटा दो। अब तक तो डूबा नहीं है, लेकिन बैंक मान के चल रहा है कि ये वापस नहीं आएगा। वैसे कंपनी लॉ और बैंकिंग लॉ में ये सारी चीजें करके रखी हुई हैं, ठीक है। और तीसरी चीज कौन सी है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो पैसा अभी तक दिया है वो अटका पड़ा है। इसका मतलब एनपीए के थ्रू ही हमें भविष्य का अंदाजा मिलेगा कि प्रोविजनिंग कितना बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए एक नजर रेलवे से जुड़े शेयरों की बात करते हैं, जैसे कि आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरकॉन और बाकी प्रमुख कंपनियों के बारे में।